इस देश में किसी ने पूछा 21 लाख लोग मारे गए, हजारों हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं, क्योंकि आपकी चिंता नहीं थी, क्योंकि आपने बौने लॉर्ड लीडर पैदा किए थे। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूं। 1950 में संविधान बना और 1976 तक यह कम्युनल था। इंदिरा गांधी को अच्छा लगा, क्या कारण थे मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन 1976 में भारत के संविधान में 42 सेकंड अमेंडमेंट के तहत आपने रात में सेकुलर शब्द जोड़ा। लेकिन आज भी हमारे और समाज के बीच में एक बड़ा कंफ्यूजन है। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं, इस बात को ज्यादा तर्क के साथ सुने। सेकुलरिज्म का मतलब यह नहीं है कि सीधे हाथ पे हिंदू उल्टे हाथ पे मुसलमान, यह कतई नहीं है। शब्द सेकुलरिज्म आया कहां से और किन परिस्थितियों में आया? सेकुलर शब्द वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जहां सरकारें चर्च से निर्देशित होती थीं, जहां चर्च से डायरेक्शन लेती थीं, इसलिए यह हुआ कि चर्च की वजह से जो दूसरे मजहबों को मानने वाले लोग हैं, कहीं चर्च के अभाव में, इन्फ्लुएंस में सरकार और राजा जो है कहीं उनके ऊपर जाती ना कर दे। तो एक शब्द क्वाइन हुआ सेकुलर, और कहा गया कि राजा का कोई भी मजहब नहीं होगा, राजा के लिए प्रजा बराबर होगी, उसका कोई निजी तौर पर कोई मजहब नहीं होगा। इसलिए वहां सेकुलरिज्म की जरूरत पड़ी। लेकिन हमारी परंपरा में कभी राजा का धर्म होता था, मजहब नहीं होता था। और धर्म का मतलब कोई पूजा पद्धति नहीं होती है, धर्म का मतलब होता है अपनी ड्यूटी, अपना दायित्व पूरा करना। लिहाजा हमें यह थोपा गया सोच करके, हम जानते हैं केजीबी और रशा के दबाव में ये दोनों शब्द आए, सेकुलर शब्द भी आया और फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी जानबूझ करके एलएम सिंघवी के ऊपर दबाव डाला, और उन्होंने करने से मना कर दिया। ऐसे ईमानदार लोग थे। यह बात अलग है कि उनका लड़का बड़ा बेईमान है। सेकुलरिज्म का ट्रांसलेशन एलएम सिंघवी जैसे विद्वान से कहा गया कि आप करें। उन्होंने दुनिया भर की डिक्शनरी कंसल्ट की, और वाकई वो बड़े विद्वान आदमी थे, बड़ी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं उनकी किताबों को। लेकिन इंदिरा गांधी का एजेंडा कुछ और था, क्योंकि उनको किसी ने बताया था, उनको समझा दिया था, जिन दबाव के कारण यह लागू हुआ। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, सेकुलरिज्म का मतलब पंथ निरपेक्ष होगा, धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा। अगर धर्मनिरपेक्ष हो गया तो आहाकार मच जाएगा, अनार्की मच जाएगी, देश में कोई अपना ना दायित्व निभाएगा, ना कोई ड्यूटी निभाएगा, सब फ्री हो जाएंगे। लेकिन चलाया और हमारे संविधान में आपका सेकुलर शब्द आ गया, और फिर इसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप मुसलमानों की नाजायज मांगों को जब तक नहीं मानोगे तब तक आप सेकुलर नहीं कहलाओगे। इसलिए एक प्रधानमंत्री आता है, वो भी यही बयान दे देता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री आता है पहले वो ये पूछना शुरू करता है कि मुसलमानों को और क्या क्या दिया जाए। अगर ये देश सेकुलर है तो फिर इस देश के संविधान में वो धाराएं क्यों बनी हुई हैं जिनमें यह कहा जाता है कि मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को अपने इंस्टीट्यूशन खोलने की आजादी है? वो अपने इंस्टीट्यूशन में कौन सी शिक्षा देना चाहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सारी शिक्षाओं के बाद वो कौन सी ऐसी शिक्षा है जो इस समाज के बहुसंख्यक समाज को नहीं पढ़नी चाहिए? सेकुलर है तो फिर ये इंस्टीट्यूशन क्यों खुले हुए हैं? और अगर सेकुलर है तो उन्हीं मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस्लामिक स्टडीज के डिपार्टमेंट क्यों हैं? वैदिक के क्यों नहीं है? सनातन के क्यों नहीं है? यह कम्युनल बात है क्या? इससे ज्यादा सेकुलर बात कोई हो सकती है? अगर इस देश के मुसलमानों को इस बात का अधिकार है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस्लामिक स्टडीज की स्टडी कर सकते हैं, तो मेरी गिनती वहां एक थी, इसलिए मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर वैदिक की स्टडी कर सकूं। उसके लिए कोर्स क्यों नहीं है?
तो आपने तो संविधान को ही इस बुनियाद पे बना दिया है। यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, यह माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है अगर देश सेकुलर है तो? जब आप बराबरी की बात करते हैं तो यह कैसे हो सकता है कि आप 50,000 पारसी जिनकी गिनती ना के बराबर रह गई है, उनकी तो चर्चा नहीं होती? माइनॉरिटीज का मतलब यह नैरेटिव क्रिएट किया गया सिर्फ मुसलमान, और यही सक्सेसिव सरकारों से कहा गया कि आप जब भी कहलाएंगे सेकुलर जब तक आप मुसलमानों को साथ नहीं रखेंगे, और उनको लगा कि इनसे ज्यादा मूर्ख कौन लोग हो सकते हैं। लिहाजा 70 सालों में आपने भारत की धरती पे पाकिस्तान बनने के बावजूद भी भारत की धरती के ऊपर एक 2 नेशन थ्योरी के तहत जम्मू कश्मीर को बसा दिया। उनकी अलग मांग ली आपने कि आपका संविधान भी अलग होगा, आपका प्रधानमंत्री होगा, आपका सदर रियासत होगा, आपकी विधानसभा का टर्म 6 साल का होगा, आपके यहां आईपीसी लागू नहीं होगी, आपके यहां सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगा, आपके यहां भारत की संसद लागू नहीं होगी। जब आप ये मानेंगे तो आपको कोई महान आदमी समझेगा? उन बोनों ने समझा इतने मूर्ख लोग हैं, उन्होंने 1947 से आपको डराना शुरू किया। वो डराते डराते आज 2020 हो गई। एक पैरेलल सत्ता इस देश में बनी हुई है। वो 370 भी थी, वो 35A भी थी, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम से भी थी। और जब भी सरकारें ईमानदारी से इस देश के संविधान को लागू करें तो भी यह सवाल होता है कि उसमें वो लागू करें जिसमें हम शामिल ना हो। हमारी मांग है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू करें, क्योंकि उसके लागू करने से मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो फिर संविधान में लिखा क्यों है आपने? आप 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की 7वीं सूची में पूरी डिबेट के बाद यह कहते हैं कि भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल एक बड़ी समस्या है, फैमिली प्लानिंग एक बड़ी समस्या है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें तत्काल प्रभाव से इसके ऊपर कानून बनाए। यह संशोधन करके रख दिया आपने, लेकिन इसको छुआ नहीं, क्योंकि इसके छूते ही सरकार सेकुलर नहीं रहेगी। तो जिन लोगों ने आज संविधान की कसम लेकर के शाहीन बाग पर बैठे हैं, कम से कम संविधान तो छुआ और कहिए कि इस संविधान में जो लिखा है वही आने वाला है, चिंता मत करो। तो इतना तो आप उन्हें एजुकेट कर सकते हैं ना कि तुम ही संविधान लाए हो। वो तो लेके आया था, उसने तो सर पे उठा के रखा हुआ है संविधान, तुम ही मजाक समझ रहे थे। तुमको लगा कि एक और मनमोहन आ गया, इसे भी बना लेंगे। लिहाजा आज जब संविधान की बात हो रही है, उसी संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो जो शाहीन बाग पे बैठे हो उनसे पूछो, भाई जिस संविधान का हवाला दे रहे हो उसी संविधान में पॉपुलेशन कंट्रोल भी है। कहो जोर से चिल्ला करके, हमें संविधान चाहिए भारत का और हम लागू करेंगे। हिम्मत है, लेकिन तुम समझते हो कि भारत के नेता डरपोक हैं और समाज बोलेगा नहीं, क्योंकि इस समाज को अपने हितों की ज्यादा चिंता है। मेरी उनके लिए मशवरा है, बोलता भी रहता हूं बीच बीच में, जो जो कह रहे हो सारी ख्वाहिश पूरी करेगा तुम्हारी। इसलिए हमारे यहां बहुत एक फैशन हो गया है। मेरी आप सबसे विनती है, बार बार मैं कहता हूं, हर सभा में कहता हूं, मैं हर आदमी को CAA के ऊपर सेमिनार करना है। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि CAA आपकी समस्या है क्या? देश की सर्वोच्च अदालत और देश की सर्वोच्च पंचायत ने विधि विधान के साथ उसे कानून बना दिया है, और आप लोगों को खुशी होगी कि उस कानून के तहत कुछ लोग तो शाहीन बाग पे बैठे हैं, लेकिन 900 लोगों को अब तक नागरिकता दी जा चुकी है। इसलिए मैंने कहा, अगर आप सनातनी हैं, आइडिया ऑफ भारत में आपका यकीन है और आप ये मानते हैं कि हम छोड़ के इस मुल्क को जाने वाले नहीं हैं, जिनको जाना है वो एक बार फिर चले जाएं, लेकिन इस देश की 1 इंच जमीन नहीं कहीं जाने वाली है। अगर आपको यहीं रहना है और इसी जमीन पे आपको दफन होना है,
तो आप बिना देरी किए हुए